cover chapter first of geography class 10, that is resource and development. तो देखो छोटा सा चैप्टर है, 2-3 वीडियोस में कवर हो जाएगा. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. रिसोर्स एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट दैट कैन यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. मतलब जो भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, और उनकी कुछ कंडीशंस है. दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल असेसिबल, मतलब टेक्नोलॉजिकल एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. देन इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब हमारी रेंज में होना चाहिए. इकोनॉमिकली मतलब हमारे जो रेंज में, मतलब इकोनॉमिकली हमारी रेंज के अंदर आना चाहिए वो रिसोर्स. एंड देन कल्चरली एक्सेप्टेबल, और जो हमारा कल्चर है वो उसको एक्सेप्ट करता हो, दैट इज़ नोन एज रिसोर्स. एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. टेक्नोलॉजिकल असेसिबल, इकोनॉमिकल फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज नोन एज रिसोर्स. सो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप. तो रिसोर्स बनाने के लिए एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है. किस किस के बीच में? बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब नेचर. किस किस के बीच में इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है? नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन के बीच में इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है. मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? नेचर के साथ. देखो नेचर में कोई भी चीज़ है उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे विद टेक्नोलॉजी की हेल्प से. फॉर एग्जांपल कि नेचर में सॉइल है और सन है, मतलब कुछ भी जो ह्यूमन बींग्स है वो अपना ब्रेन वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करके क्या करता है? प्लांट्स ग्रो करता है. ठीक है. अब उसने नेचर से इंटरेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन, और वो क्या बना देता है? क्रिएट इंस्टीट्यूशन बना देता है. अब किसी और चीज़ के एग्जांपल ले लो. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, कॉटन का एग्जांपल ही ले रहे हैं हम. जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, वो नेचर के साथ इंटरेक्ट हुआ, मतलब प्लांट्स ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? नेचर में ही सब कुछ अवेलेबल होता है, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, सन वगैरह. और उसने टेक्नोलॉजी यूज़ की, मतलब केमिकल्स वगैरह जो भी यूज़ किए, और सॉइल, कॉटन वगैरह ग्रो की, और कॉटन का एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दिया. सो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर, interact nature with the help of technology and create institutions to accelerate economic growth. So this is interdependent relationship between nature, technology and institutions. Then resources are not free gift of nature. देखो कि हाँ, देखो सबसे बेसिक चीज़ क्या है? नेचर. ठीक है. नेचर से ही हमें रिसोर्स मिलता है. ठीक है. टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी, हम इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करेंगे, बाकी हम पे डिपेंड करता है ह्यूमन बींग्स पे. तो बेसिक चीज़ क्या है? नेचर. तो जो रिसोर्स है ना वो फ्री गिफ्ट नहीं है नेचर का. मतलब यूँ नहीं कि नेचर में सब कुछ फ्री है. ठीक है. वो हमें क्रिएट करना पड़ता है. ठीक है. हम नेचर को ओवर यूज़ नहीं कर सकते. एक लिमिट है नेचर की भी कि कितने टाइम में वो अपने आप को रीजनरेट करता है. उसकी क्या बोलते हैं, रीजनरेशन कैपेबिलिटी कितनी है. अगर हम ओवर यूज़ कर लेंगे किसी चीज़ को तो मतलब उसकी रीजनरेशन कैपेसिटी कम है, लेकिन हम उसको ओवर यूज़ कर लेंगे तो नेचर में वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी. तो जो रिसोर्स है वो फ्री गिफ्ट नहीं है नेचर के. हमें उनको मतलब मेंटेन करके यूज़ करना चाहिए. फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. जो रिसोर्स है वो फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का. मतलब ह्यूमन ही सब करता है ना, टेक्नोलॉजी के साथ मिलके नेचर का यूज़ करके फिर इंस्टीट्यूशन बनाता है. तो रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, नॉट अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. मतलब नेचर को भी कन्वर्ट करना पड़ता है. ये नहीं कि हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है. देन ह्यूमन बींग्स आर असेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ रिसोर्सेज. जो ह्यूमन बींग है वो एक बहुत ही ज़्यादा असेंशियल कॉम्पोनेंट है किसका? रिसोर्स का. जो ह्यूमन बींग्स है अ वेरी असेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ रिसोर्सेज. मतलब ह्यूमन बींग्स एक खुद ही असेंशियल कॉम्पोनेंट है रिसोर्स का, क्योंकि हम भी तो नेचुरली ही, मतलब नेचर है एक, तभी तो हम हैं. अगर नेचर ही ना हो तो हम कैसे होंगे? एंड ट्रांसफॉर्म मटेरियल इनटू रिसोर्सेज. तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो खुद ही एक असेंशियल कॉम्पोनेंट है रिसोर्स का. और जो मटेरियल है, जो मटेरियल नेचर में मिलता है हमें, उसको ट्रांसफॉर्म करता है रिसोर्सेज में. सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिसोर्सेज. मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनको 4 बेसिस पे डिवाइड किया गया है. सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब वो ओरिजिनेट कैसे हुआ. देन एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब उसका एंड कैसे हुआ.
एंड देन ऑनरशिप, ऑनरशिप मतलब वो उसका ऑनर कौन है रिसोर्स का। एंड देन डेवलपमेंट, वो रिसोर्स कितना डेवलप्ड है। सबसे पहले आता है ओरिजिन, ओरिजिन में दो पार्ट्स हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो ऑल दोज थिंग्स दैट हैव लाइफ एंड ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, मतलब जो बायोस्फीयर से बिलोंग करते हैं और जिनके पास लाइफ हो, दे कम्स अंडर बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल जैसे ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फोना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स हैं नेचर में। एंड देन अबायोटिक, अबायोटिक ऑल दोज कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जिनके पास लाइफ ना हो, दे डोंट हैव लाइफ। फॉर एग्जांपल रॉक्स, स्टोन, एक्सेट्रा। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, so the resources that can be renewed and reproduced by physical, chemical and mechanical processes are known as renewable resources। मतलब जिन resources को हम renew कर सकते हैं या reproduce कर सकते हैं, जैसे solar and wind energy, water, forest and wildlife, मतलब ये natural processes से सब renew हो जाते हैं। और further इनको किस में divide किया गया है, continuous and flow में। ये MCQ आ सकता है कि renewable resources को further किन parts में divide किया गया है। तो कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एंड फ्लो। देन नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूड, जो रिन्यू नहीं किए जा सकते, मतलब इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, और इनका एक लॉन्ग जियोग्राफिकल टाइम पीरियड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लेते हैं ये अपने आप को फॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। और इनको फर्दर किस में डिवाइड किया गया है, रिसाइक्लेबल, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। तो इनको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल मतलब जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कुछ मेटल्स होते हैं उनको रिसाइकल कर सकते हैं। एंड नॉन रिसाइक्लेबल जैसे फॉसिल फ्यूल्स, उनको हम रिसाइकल थोड़ी ना कर सकते हैं। तो ये दो हो गए, इनको कॉन्टिन्यूस और फ्लो में, इनको रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। ऑनरशिप के बेसिस पे तो इनको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज मतलब जो प्राइवेटली इंडिविजुअल्स के पास होते हैं। फॉर एग्जांपल जो फार्मर्स होते हैं उनके पास जहाँ पे वो कल्टीवेशन करते हैं, तो वो गवर्नमेंट से अलॉट किए जाते हैं उनको लैंड्स, और वो उसके अगेंस्ट क्या रिवेन्यू पे करते हैं, ताकि मतलब अब वैसे तो सब कुछ नेशनल चीज़ें हैं, मतलब नेशनल के अंडर आती है, नेशनल बाउंड्री के अंडर आती है। तो अगर किसी को प्राइवेटली आउट करना है तो उसके क्या बोलते हैं, उसके अगेंस्ट उनको रिवेन्यू देना पड़ेगा। और देखो रूरल एरियाज़ में कईयों के पास लैंड होते हैं, कई लैंडलेस होते हैं। वैसे अर्बन एरियाज़ में जो पीपल हैं उनके पास हाउस होते हैं या फिर प्लॉट्स वगैरह होते हैं, और उधर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है। और कुछ और एग्जांपल्स लगा लो, जैसे प्लांटेशन हो गया, पेस्चर लैंड्स और पॉन्ड्स वगैरह हो गए, वाटर इन वेल्स, ये सब एग्जांपल हैं इंडिविजुअल ओन्ड रिसोर्सेज का। देन कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो किन किन को एक्सेसिबल होते हैं, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में जितने भी मेंबर्स रहते हैं वो सारे उस एरिया मतलब उस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब रूरल में क्या एग्जांपल होंगे, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गए जहाँ पे वो अपने एनिमल्स वगैरह ग्रेज करवाते हैं, ब्यूरियल ग्राउंड्स हो गए, या फिर पॉन्ड्स हो गए, विलेज के पॉन्ड्स होते हैं जहाँ पे वो अपने एनिमल्स वगैरह को बात करवाते हैं। और अर्बन में क्या हो गया, प्लेग्राउंड्स हो गए, अर्बन में प्लेग्राउंड्स, पिकनिक स्पॉट्स, पब्लिक पार्क, ये सब चीज़ें अर्बन एरिया में कम्युनिटी ओन्ड होती है। नेक्स्ट आते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो टेक्निकली देखा जाए तो सारे रिसोर्सेज नेशन के ही हैं, और कई बार जो नेशनल अथॉरिटीज़ होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो पब्लिक गुड के लिए प्राइवेट जो आउंड रिसोर्सेज है वो भी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रोड्स, कैनाल्स वगैरह बनाने के लिए या फिर रेलवेज़ वगैरह बनाने के लिए, तो रास्ते में जो प्राइवेट आउंड फील्ड होते हैं वो उनको भी अपने अंडर ले लेते हैं। तो ये जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है वो एम्पावर हो जाती हैं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, टू एक्वायर प्राइवेट लैंड ऑल्सो। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें नेशन की हैं, आपको पता ही है। और पॉलिटिकल टेरिटरी, जो भी हमारी इंडिया की टेरिटरी है वो हमारी नेशनल रिसोर्स है। एंड देन ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स,
जो 12 नॉटिकल माइल्स का ओशनिक एरिया है वो भी हमारे टू द कोस्ट, मतलब कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो हमारे इंडिया टेरिटरी के अंदर आता है। मतलब ये अबाउट 22.2 किलोमीटर हो गया कोस्ट से, ठीक है। सो ये याद रखने की चीज़ है, इसका एमसीक्यू आ सकता है 12 नॉटिकल माइल्स और 22.2 किलोमीटर। नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, मतलब कुछ रिसोर्सेज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंडर भी होते हैं, तो दैट कम्स अंडर इंटरनेशनल रिसोर्सेज। मतलब जैसे ओशनिक एरिया है बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कम्स अंडर इंटरनेशनल रिसोर्सेज। मतलब जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके बियॉन्ड जो 200 नॉटिकल माइल्स है वो इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर आता है, और बिना इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ के परमिशन के कोई भी कंट्री उसको यूज़ नहीं कर सकती है। सो आगे आते हैं डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक एंड रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, मतलब जिनके पास पोटेंशियल तो है हमारी नीड्स को पूरी करने के लिए, लेकिन वो अभी तक मतलब टेक्निकली नो हाउ हमें पता नहीं है कि कैसे हम उसे कर सकते हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वेव्ड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन। मतलब रिसोर्सेज को सर्वे भी कर लिया गया है और क्या बोलते हैं डेवलपमेंट के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए मेज़र भी कर लिया गया है कि कितनी क्वालिटी लगेगी, कितनी क्वांटिटी लगेगी। और जो डेवलपमेंट है रिसोर्स का दैट डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड अवेलेबिलिटी में। तो स्टॉक मतलब हमें पता है कि इस रिसोर्स के पास इतनी पोटेंशियल है हमारी जो नीड्स उसको पूरे करने के लिए, बट वी डोंट नो हाउ टू मतलब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वी डोंट नो हाउ टू असेस इट। मतलब हमें टेक्नोलॉजी नहीं पता कि हम उसे कैसे यूज़ करें, दैट कम्स अंडर स्टॉक। तो फॉर एग्जांपल हमें पता है जो वाटर है वो किसका कंपाउंड है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है, बट अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके वाटर बना सके। मतलब हम साइंस में पढ़ते हैं H2O इज इक्वल टू वाटर, बट कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर कभी लैब में ट्राई किया है वाटर बनाने का। मतलब वो टेक्नोलॉजी अभी हमें मतलब अभी हम प्रोसेसिंग में हैं, मतलब अभी वो स्टॉक है वो आगे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं हम। मतलब आगे कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, हमें अच्छी से टेक्नोलॉजी मिल जाए जिसकी हेल्प से हम इसको असेस कर पाएँ। रिजर्व्स क्या है कि हमें पोटेंशियल भी पता है, हमें टेक्नोलॉजी भी पता है, लेकिन अभी उसका जो यूज़ है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल कि हमें पता है जो रिवर्स है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, लेकिन उसको बहुत ही कम लेवल पे यूज़ किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अभी भी बाकी जो जो नेचुरल प्रोसेसेस नहीं है, मतलब रिवर तो एक नेचुरल प्रोसेस हो गया जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, अभी भी पुराने प्रोसेस से यूज़ होता है, तो अभी वो यूज़ होना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ओरिजिन बायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ऑनरशिप इंडिविजुअल, कम्युनिटी आउंड, नेशनल एंड इंटरनेशनल, देन डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिसोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज है दैट आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो रिसोर्सेज है हम यूज़ कर रहे हैं वो वाइटल है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट है। देन मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हमारी लाइफ है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो अब ऐसा है कि कई लोगों को लगता है कि जो रिसोर्सेज है ना वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, मतलब कि पैसा दिया और ले लिया, ऐसा लगता है उनको रिसोर्सेज। तो वो जो कुछ लोग हैं वो रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेटली ओवर यूज़ करते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हमें झेलनी पड़ रही हैं। फॉर एग्जांपल डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लेट होते जा रहे हैं, रिसोर्सेज ही डिप्लेट हो जाएंगे तो फ्यूचर जनरेशन के पास क्या बचेगा। देन डिवाइड द सोसाइटी। अब देखो कुछ के पास पैसा होता है, कुछ के पास नहीं होता, तो जिनके पास पैसा है वो तो रिसोर्सेज इजीली बाय कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको खाना लेने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो ओवर यूज़ कर रहे हैं वो रिच हो गए, और जिनके पास बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं है वो पुअर हो गए। तो सोसाइटी को डिवाइड कर दिया ना रिच और प्योर में, हैव और हैव नॉट। जिनके पास रिसोर्सेज है हैव, जिसके पास नहीं है हैव नॉट, तो ये सोसाइटी को भी डिवाइड कर रहा है। देन ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, और इनकी वजह से कुछ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं,
जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, ओजोन लेयर डिप्लेट हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन वगैरह। तो ये सब कुछ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस है, किसकी वजह से? इनडिस्क्रिमिनेटली यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद अब इन सबको ख़त्म करने के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है, मतलब रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर रिच ओवर यूज़ ना करे, सब बेसिक लेवल तक यूज़ करें जितना उनको नीडेड है, तो जो बाकी बच गया वो पुअर को अवेलेबल हो सकता है ना, मतलब एट लो प्राइस। अब वो लेते जा रहे प्राइस हाई हो जाता है, तो अगर वो कम यूज़ करे तो लो प्राइस पे भी पुअर को अवेलेबल हो जाएगा। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नीडेड है फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ। सस्टेन क्वालिटी मतलब कि अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको भी सभी को मिले, जो रिसोर्सेज है सभी को अवेलेबल हो, और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी पूरी हो जाए, दैट इज सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है, और ग्लोबल पीस के लिए भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं या फिर कुछ कंट्रीज़ हैं वो ही रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करती रहेगी तो रिसोर्स डिप्लेट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेंगे ही नहीं, और अगर कुछ इंडिविजुअल यूज़ करते हैं तो फिर पुअर के लिए रिसोर्सेज नहीं बचते, तो दैट कॉजेज इनडिस्क्रिमिनेशन, और जिसकी वजह से जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर ऑफ प्लैनेट इज इन डेंजर। तो वो जो हमारा प्लैनेट है उसका फ्यूचर डेंजर में है। तो रिसोर्स प्लानिंग इज मस्ट, हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, मतलब सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करने की ज़रूरत है। और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है अभी आगे पढ़ाती हूँ। तो फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस यू हैव टू कवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? So sustainable development means development that should take place without damaging the earth, and development should not compromise with the needs of future generation। मतलब एक तो जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें जो एनवायरनमेंट है अर्थ का उसको कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, और जो डेवलपमेंट प्रेजेंट में चल रही है दैट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब अभी जो डेवलपमेंट चल रही है, रिसोर्सेज का जो हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े अपनी नीड्स के साथ, तो ऐसा डेवलपमेंट चाहिए हमें, दैट इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट इज फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कब हुआ था? जून 1992 में फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था, और उसमें 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स थे, मतलब 100 कंट्रीज़ के हेड्स थे। रायो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में हुआ था, रायो डी जेनेरियो नाम के प्लेस पे, और इसको बोला जाता है फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो प्रॉब्लम्स क्या थी, मतलब उनका एम क्या था? उनका मकसद था कि हम किस पे डिस्कशन करें? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। एक तो ग्लोबल लेवल पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की कुछ डिस्कशन करना था, एंड देन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी और सोशियो डेवलपमेंट भी हो। Then डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जो भी मेंबर्स थे उन्होंने क्या साइन किया? डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, एक ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे डिक्लेरेशन बनाया और वो साइन किया, और एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एजेंडा 21। और उन्होंने क्या एंडोर्स किया? ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल है वो एंडोर्स किया, एंड एजेंडा 21 भी एंडोर्स किया। एंडोर्स मतलब यूजेज में लाने का ट्राई किया। सो व्हाट इज एजेंडा 21? एजेंडा 21 इज द एजेंडा adopted by UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रायो डी जेनेरियो ब्राज़ील 1992 में, जब भी अपने लास्ट टॉपिक पढ़ा वहाँ जो कन्वेंशन हुआ था, रायो डी जेनेरियो कन्वेंशन ब्राज़ील में, उसमें एजेंडा 21 अडॉप्टेड किया गया था फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये किस लिए था? टू कम्बैट एनवायरमेंटल डैमेजेस, जो एनवायरमेंटल डैमेजेस हो रहे हैं, पॉवर्टी और डिसीजेज जो हम सारे वर्ल्ड में देख रहे हैं, उनको कम्बैट करने के लिए ये एजेंडा 21 अडॉप्ट किया बाय ग्लोबल कोऑपरेशन। और ये कम्बैट कैसे करेंगे? कम्बैट मतलब सॉल्व कैसे करेंगे एनवायरमेंटल डैमेज, मतलब इनको क्योर कैसे करेंगे एनवायरमेंटल डैमेज को, पॉवर्टी और डिसीज़ को, बाय ग्लोबल कोऑपरेशन। ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेशन करके किस पे कोऑपरेशन करेंगे? ऑन कॉमन इंटरेस्ट,
म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, जो कॉमन इंटरेस्ट है, म्यूचुअल नीड्स हैं जो म्यूचुअल करती हैं, एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उस पर कुछ ग्लोबल कोऑपरेशन करके वो क्या कम्बैक्ट करने की ट्राई करेंगे, एनवायरमेंटल डैमेजेस, पॉवर्टी एंड डिसीज। तो दिस एजेंडा इज अडॉप्टेड to combat environmental damage, poverty and disease by global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities। और इसका एक और अच्छा पॉइंट है कि एवरी लोकल गवर्नमेंट कैन अडॉप्ट हिज ओन एजेंडा 21। मतलब जो भी लोकल गवर्नमेंट है वो अपना एजेंडा 21 खुद का लॉन्च कर सकती है। उसमें यही सब होना चाहिए, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कोई भी लोकल गवर्नमेंट अपना एजेंडा 21 बना सकती है। देन अब ये कुछ वन वर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्लब ऑफ रोम, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट टाइम रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए फर्स्ट चीज़ क्या हुई थी, क्लब ऑफ रोम इस्टेब्लिश हुआ था। मतलब वहाँ पे एक कन्वर्सेशन वगैरह जो भी हुई होगी, क्लब ऑफ रोम फर्स्ट टाइम हुआ था इन अ सिस्टमेटिक वे में हुआ था। इन 1968 में हुआ था क्लब ऑफ रोम एट इंटरनेशनल लेवल पे। और किसके लिए हुआ था, रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए, और इन अ मोर सिस्टमेटिक वे। दोबारा बता देती हूँ, क्लब ऑफ रोम हुआ था 1968 में, इंटरनेशनल लेवल पे हुआ था। देन रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए हुआ था, एंड इन अ मोर सिस्टमेटिक वे। देन स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल एक बुक है जिसके अंदर गांधीयन फिलोसफी इंक्लूड की गई है बाय स्कूमैचर, जो भी नाम है ये देख लेना। स्क्यूमैचर है, ऑथर है, उन्होंने स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में गांधीयन फिलोसफी ऐड की है, और 1974 में लिखी गई थी ये बुक। और ये किस पे है, रिसोर्स कंजर्वेशन पे। देन ब्रुटलैंड कमीशन, तो एक सेमिनार वगैरह टाइप का हुआ था, उसमें ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी 1987 में। ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी 1987 में। ये भी इस पे थी, रिसोर्स कंजर्वेशन पे थी। और इसमें क्या बोला गया कि जो सस्टेनेबल डेवलप है ना, वो बेस्ट ऑप्शन है रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए। इसमें ये बात बोली गई थी। और वही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो बेस्ट ऑप्शन है रिसोर्स कंजर्वेशन का, वो सेम बात किसमें मेंशन की गई है, अवर कॉमन फ्यूचर नाम की एक बुक है, उसके अंदर मेंशन की गई है। तो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट कब आई थी, 1987 में, और आर कॉमन फ्यूचर में मेंशन किया गया है, मतलब ये रिपोर्ट इसी के बाद आई थी। और देन एट लास्ट 1992 में हमारा ये हुआ था UNCED, जिसको हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।